हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। सभी लोगों के साथ साथ इन चारों की भी इधर एंट्री हो ही चुकी थी। मोम तो याओ के साथ शिन को देख के भड़क जाती हैं कि आखिर ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है। सबके सामने ही उसे क्रिटिसाइज भी करने लगी थी। डैड शिन को ये कह के साइड पे ले जाने लगते हैं कि इसे मैंने ही याओ से लाने को कहा था, और बाद में उसे पैसों की ऑफ़र करते हैं कि तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो और उसकी लाइफ को एकदम बर्बाद करके ही रख दो। वो उन्हें बताने लगती है कि जैसा आप समझ रहे हैं हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पर मैं अब ज़रूर सबको ये सच करके दिखा के ही रहूँगी। वो अब सीधी याओ के पास ही जाती है। याओ ने यूई से कह के रूफ टॉप पे कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करवाई थी। वो यहाँ पर उसे हमेशा शिन को ऐसे ही हैप्पी रखने को कहती है कि इसने लाइफ में बहुत ही मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। याओ की उसकी लाइफ में आने पर वो तो बहुत ही खुश थी। मॉम ने जल्दी से शिन को पार्टी में आने का कह दिया था कि तुम्हारी जगह याओ शिन को ले आया है, सो तुम जल्दी पहुंचो। यूई शिन को लेके याओ के पास जाने लगी थी। वो जानता था कि इसे अल्ट्रामैन बहुत पसंद है, सो आज उसका कॉस्ट्यूम पहन के वो शिन को फिर से प्रपोज करता है। वो इतना फनी लग रहा था कि शिन अपनी हंसी ही कंट्रोल नहीं कर पाती। उसने डैड की ईदी ऑफर वाली बात भी इसे बता ही दी थी। वह चाहे जो भी था, वो हर किसी के अगेंस्ट जाके उसका लव एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है। इस बात से याओ भी खुश हो गया था। वो तो इसे उठा के फिर घुमाना ही स्टार्ट कर देता है। अब बिना कोई झिझक ये दोनों हाथ में हाथ डाल के पार्टी में आने लगे थे। जैन जो कि इधर आ चुकी थी, उससे तो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना टेम्पर ही खो बैठती है। गुस्से में आके खुद से तो ग्लास छीन को मारती है, पर आगे से यह आ जाता है। फिर अब जल्दी से उसे फिर हॉस्पिटल ही एडमिट करवाया जाता है। अभी सीरियस तो उसे कोई मसला नहीं हुआ था। इसकी बेटर कंडीशन का जब शिन को पता चलता है तो वो काफ़ी रिलीफ फील करती है। जैन और याओ की फैमिली ने तो दोनों बच्चों की इंगेजमेंट सेरेमनी अरेंज करने का प्लान बना लिया था कि कल तुम लोग घर आ जाना, हम फिर वहीं पर ही डिस्कशन कर लेंगे। इनकी बातें तो फिर चोरी चोरी यूई भी सुन लेती है। वो भाग के इस बारे में शिन को बताती है। खैर जो भी था, उसे तो किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी कि देख लेना वो जैन से शादी नहीं कर पाएगा। अब मॉम जो पीछे खड़ी इसकी बातें सुन चुकी थी। घर जाके शिन की तो वो खूब पिटाई लगाती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई जैन के फियांसी को सिड्यूस करते हुए। वो तो उसे याओ को छोड़ने के लिए कहती हैं, पर ये उन्हें बताती है कि वो जैन से बिल्कुल भी लव नहीं करता है, जस्ट हम दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो तो उस पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली थी। मॉम उसका फ़ोन छीन के उसे एक रूम में लॉक कर देती हैं। डैड ने याओ को कल अपने साथ जैन के घर चलने को कहा था कि हमने तुम दोनों की डेट्स फिक्स करनी है, पर वो नहीं जाने वाला होता। वो तो डैड की हरकतों से तंग ही आ चुका था और साथ में उन पे काफ़ी गुस्सा भी करने लगता है। अब जून ही फिर उसे काम डाउन करने लगा था। अब जब वो शिन को मैसेज करता है तो वो मॉम ही रीड करती हैं। वो जानती थी कि मैं शिन के साथ गलत कर रही हूँ, पर ये सब तो वो जस्ट अपनी बेटी जैन के लिए ही कर रही होती हैं कि बस लाइफ में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे मॉम बिल्कुल गलत लगती हैं। उन्हें शिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। याओ की फैमिली घर आ चुकी थी। ये जब शिन को मैसेज करके बाहर आने को कहता है तो आगे से ऑब्वियसली मॉम ही रीड करती हैं। उन्होंने उसे गलत मलत मैसेज ही कर दिए थे कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब यहाँ पर इसे तो लगने लगता है कि जैसे शिन ने ही उसे ये मैसेज किए हैं। और मॉम तो जाके शिन को याओ के खिलाफ भी भड़काने लगी थी कि वो बाहर अपनी जैन के लिए ही आया बैठा है। देखा ना, वो प्ले बॉय है, तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। उसने तो मैसेज करके तुमसे ताल्लुक़ तोड़ने का भी कह दिया है। ये परेशान को शिन को क्या हो गया है, उसके रूम में जाने लगता है, पर वो तो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। यह उसे पूरे घर में ही तलाश करने लगा था और उसके ना मिलने पर एकदम सैड ही हो जाता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है। जैन को हर हाल में याओ चाहिए था। डैड को उस पर गुस्सा आता है कि ये क्या तुम बच्चों जैसी जिद पकड़ के बैठ गई हो। मॉम डैड का तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है, सबके सामने हमें शर्मिंदा ही करवाती फिर रही हो। यूई को सारी स्टोरी का पता
चल चुका था, उसे शिन के लिए बहुत बुरा लगता है। अब फिर उसे तसल्ली देने के अलावा तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। साथ में यूई को याओ पे भी गुस्सा ही आई जा रहा था। याओ भी काफ़ी ड्रंक होता है। डैड को वो अपने और शिन के रिलेशनशिप से दूर रहने को कहता है कि मॉम को तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर अपने लव को आपसे नहीं छीनने दूंगा। ऑफिस तो जुन भी ज्वाइन कर चुका था। ये शिन का आया मैसेज यू को दिखाता है कि तुम मुझसे बात करो कि एक दफ़ा मुझसे मिलने आए। यूई से यू को याओ के भेजे मैसेज का पता चल जाता है। वो तो सारी बात समझ गया था कि इनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो चुकी है। वो तो इस बात का फ़ायदा उठाता है कि चलो ये शिन की लाइफ से चला जाएगा, देन फिर मैं उसे पालूंगा। वो जाके याओ को झूठ बोल देता है कि शिन तुमसे नहीं मिलना चाहती है। वो काफ़ी अपसेट हो गया था एंड फिर वहाँ से चला जाता है। ये भी घर आ चुकी होती है। मॉम फिर से उसे समझाने लगी थी कि तुम याओ से दूर रहो तो यही बेहतर होगा। तुम्हें अब इतना पता चल जाना चाहिए कि तुम दोनों के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। यूई याओ पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारा तो एकदम सरप्राइज होके ही रह गया था कि आखिर अब ये किस बात पे मुझ पे भड़क रही है। वो इसे उल्टा शिन का मैसेज दिखाने लगता है कि खुद देखो कि गलती किसकी है। वो तो बिना बात सुने वहाँ से चली ही जाती है। वो शिन को और लड़का तलाश करने को कहती है, पर वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही थी। उसे जस्ट याओ से ही लव था। मॉम से फ़ोन लेने पर यहाँ पर यूई को पता चल जाता है कि इनके बीच फाइट करवाने के पीछे तो सारा का सारा कसूर मॉम का ही है। वो जाके ये बात शिन को बताती है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता, बाकी फिर जब वो कॉल करती है तो तब उसे पता चल चुका होता है कि उस दिन जो मैसेज मॉम ने उसे दिखाया था वो असल में याओ ने नहीं बल्कि मॉम ने ही अपने फ़ोन से भेजा था और खुद से डिलीट भी कर दिया था ताकि इसे सच्चाई का पता ना चल जाए। मॉम तो यहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय उसे थप्पड़ी मार देती हैं कि तुम बस याओ से दूर रहो। वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। यू को शिन की तरफ देखते हुए यूई भी उसे देख ही लेती है। जून ने भी नोट कर लिया था कि शिन और याओ में फाइट हो चुकी है। दोनों तो ऑफिस में भी एक दूसरे से बात नहीं करते। यूई सारी बात याओ को बताना चाहती थी ताकि इनकी लड़ाई ख़त्म हो, पर यू उसे ऐसा ना करने को कहता है कि वो दोनों अपने मसाइल खुद ही हल कर लेंगे। ऑफिस के बाद जून शिन से मिलता है। वो घर ही जा रहा था तो इसे भी लिफ्ट देता है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ और जेन की तो बिल्कुल सेम है। जेन घर पे याओ की बजाय जून को देख के गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने को कह देती है कि मैं अभी किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ये बाद में मॉम से शिन और जेन की बात करने आता है, पर वो नहीं करती। अब यहाँ पर ये तो उनके रिलेशन को लेके और ही ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। जैन ना खाना खाती है ना ही कुछ, खुद को रूम में एकदम बंद करके ही रख देती है। अब मॉमी फिर धक्का मार के डोर ओपन करती हैं। सबको तो उसकी हेल्थ को लेके फिक्र ही होने लगी थी। अभी भी सिर्फ और सिर्फ उसे याओ ही चाहिए था और कोई नहीं। वो तो उसके बिना जीने तक का नहीं सोच सकती थी। अब डोर को धक्का मारने पर यहाँ पर मॉम भी ज़ख्मी हो चुकी थी। अब फिर शिन से रिक्वेस्टें करने मॉम डैड खुद चल के उसी के पास ही आते हैं कि तुम प्लीज़ याओ की लाइफ से गायब होके कहीं चली जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें देने को तैयार हैं। अब मॉम भी जेन की फेवर में ही बोलती हैं कि तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। मन से तो वो बहुत ही हर्ट हुई थी, पर फिर अपने फेस पे स्माइल ला के इन्हें अश्योर करवाती है आप लोग जैसा चाहते हो मैं वही करूँगी, डोंट वरी। यूई को इनका अलग रहना पसंद नहीं आया था। वो याओ को मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली सारी बात बता देती है कि वो सारा किया धरा मॉम का ही था और कुछ नहीं। वो तो अब खुश हो के याओ को देखने जाने लगता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर